नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग विशेष रूप से यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं से संबंधित हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। संधि का मतलब है दो वर्णों के मध्य होने वाला समझौता। यानी आप सोचेंगे ये कौन सी परिभाषा हो गई, क्योंकि संधि की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। ये हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है। इसका मतलब यही है कि जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो उन वर्णों में कोई ना कोई परिवर्तन हमें दिखाई देगा। यानी ये इसकी दूसरी परिभाषा है, जो हम इस तरीके से परिभाषा को जानते हैं कि दो वर्णों के जुड़ने से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। ये परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो उनके उन वर्णों के मिलने से कोई ना कोई परिवर्तन हमें दिखाई देगा। तो ये संधि की परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है, यानी ये जो वर्ण मिलते हैं ये वर्ण कितने प्रकार से मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है, एक तो आपके स्वर होते हैं वर्णों में, एक आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है, और एक आपके होते थे आयोगवाह, जिनको हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। तो विसर्ग, यानी आराम से आप बता सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है स्वर संधि, दूसरा प्रकार आता है व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार आता है विसर्ग संधि। आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े सिंपल तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं केवल स्वर संधि की, और जल्दी से जल्दी इसको हम लोग समझेंगे। यानी तीन प्रकार की संधि है। संधि के भेद कितने हैं? तीन भेद हैं मुख्य रूप से। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जो हमारी आती है स्वर संधि। स्वर संधि को हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं, ध्यान देंगे। स्वर संधि में क्या होता है, एक तो पहली बात यह है कि स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। पहली चीज तो क्या होगा कि स्वर का मेल स्वर से होगा। तो उसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से? स्वर संधि के नाम से, ठीक है। आगे जो होगा वो भी स्वर होगा। पहला जो यहाँ पर हमारा वर्ण शब्द समाप्त होगा, वहां पर जो अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, और दूसरा जो शब्द शुरू होगा उसका प्रथम वर्ण स्वर होगा। यानी स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है। उदाहरण जैसे हम लोग ले लें तो हमने ले लिया विद्या धन आलय, और हमारा हो गया विद्यालय, ठीक। ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? स्वर संधि का, क्योंकि यहाँ पर विद्या में लास्ट में बड़ा आ रहा है और यहाँ भी बड़ा आ रहा है, और आ का आ से मेल होने पर आ ही रहता है, इसलिए ये आ देखो इस आ का लोप हो गया, यानी विद्यालय ही रहा, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा आ था। तो अब स्वर संधि के भेद है, उनको बड़ी आसानी से हम लोग कैसे समझें। तो देखें, पहला हमारा होता है स्वर संधि में पहले नंबर पे दीर्घ संधि को हम कैसे समझेंगे? शॉर्ट में समझ लो, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जिन लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहते थे,
ठीक है। बाकी 4 हमारे संयुक्त स्वर थे, तो उसके अनुसार दूसरा हमारा है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में हमारे आते हैं कौन कौन से वर्ण, ए और ओ, ये आपने पढ़ा है। और इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, अर। यानी अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा मिल रही है बीच में, जो शब्द जुड़ रहा है वहां पे, तो वो आपकी दीर्घ संधि होगी। अगर ए, ओ और अर की मात्रा मिल रही है तो वहां पर आपका गुण संधि होगा। तीसरा आपका हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, आपने वृद्धि स्वर भी पढ़े हैं, कौन से होते हैं, तो एक तो अ होता है और एक औ होता है। तो यानी यहाँ पर इसको आसानी से समझिए, फिर आगे आपको हम डिटेल में बता देंगे। इसके बाद आपकी दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, फिर हमारी आएगी यण संधि। यण संधि, यण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, तो याद रखो यण में या आया है, यानी या, रा और वा आपके यण संधि के अंतर्गत आएंगे। पांचवा आपका है अयादि संधि। अयादि संधि, तो अयादि संधि को कैसे जानेंगे, तो इसमें देखो अय आया है, इसमें या आया था, तो या, रा, वा ये मिलते थे। अयादि में अय, आय, औ और आव मिलेंगे, ठीक है। और भी मिलेंगे, पर इन चारों को हम पहचान के रूप में देख सकते हैं। यानी जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 भेद है, पांचों को हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। इनमें आ, ई, ऊ की मात्रा दिखेगी दीर्घ संधि में। गुण संधि में ए, ओ और अर की मात्रा दिखेगी। वृद्धि संधि में अय, औ की मात्रा दिखेगी। यण संधि में या, रा, वा ये हमें देखने को मिलेंगे, और इनसे पहले आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा। अयादि संधि में अय, आय, औ, औ ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। आगे देखिएगा कि बड़ी आसानी से हम लोग कैसे संधि को समझ सकते हैं। तो ध्यान दो कि सबसे पहले चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, जिसको ह्रस्व या दीर्घ कहते हैं, का अगर मेल हो जाए, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तो बड़ा आ ही बनेगा। यानी हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस संधि को बताने वाले हैं, और विस्तृत में भी आपको बताएंगे। जिन लोगों को इसमें कम समझ में आता है वो विस्तृत पढ़ सकते हैं, हालांकि ये शॉर्टकट है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आ या आ, यानी वही ह्रस्व या दीर्घ की बात है, का मेल ई या ई से हो जाए तो आपका ए बनेगा, यानी आ का ही मेल चल रहा है। और यदि ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ऊ या ऊ से हो जाए तो ओ बनेगा, ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ए से हो जाए, क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ऐसे हो जाए तब भी आपका है ही बनेगा। यानी हम पहले सिर्फ आ की बात कर रहे हैं। आ का मेल आ से हो तो बड़ा आ बनेगा, आ का मेल ई से हो तो ए बनेगा, आ का मेल ऊ से हो तो ओ बनेगा, आ का मेल ए ऐसे हो तो ए ही बनेगा, और आ का मेल ओ या ओ से हो, ठीक है, ओ से हो तो भी आपका ओ बनेगा, और औ से हो तब भी आपका औ बनेगा। ये बात आप आसानी से याद कर सकते हैं, और फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है आपको कि, और अब देखो आ का मेल एक से और होता है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो। आ का मेल री से हो तो क्या बनता है, अर बनता है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि ये केवल आ के लिए नियम है, यानी बड़ी आसान बात है कि यदि आप आ, ई, उ इनका मेल याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें संधि को करना है। यानी आ का मेल आ से होगा तो वही रहेगा जिसको हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। फिर आ का मेल ई से हो तो ए, आ का मेल ऊ से हो तो ओ,
और ए ओ आते हैं आपके किससे, गुण संधि में। आ का मेल ए ऐसे हो तो ए बनेगा, आ का मेल ओ औ से हो तो औ बनेगा। ये दोनों आपके किस में आते हैं, वृद्धि संधि में आते हैं। आ का मेल अर से हो तो ये आपका किस में आता है, ये गुण में आता है। यानी दो नियम ये गुण के, एक ये गुण का, और ये दोनों किसके हो गए, वृद्धि के हो गए, और ये आपका हो गया दीर्घ का। यानी आदि तो आपकी जो स्वर संधि है वो आ से ही संबंधित है। आ का मेल किससे होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। आ का काम खत्म हो गया तो फिर आ के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसका मेल इसी से हो जाए तो बड़ी ई बनेगी। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि आ का मेल आ से होने पर बड़ा आ बनता था, पर आ का मेल अन्य किसी से होने पर क्या बनता था उसको भी याद रखना है। अब यहाँ पर ई का एक नियम तो ये है कि ई का मेल यदि ई से ही हो जाएगा तो बड़ी ई बनेगी, लेकिन ई का मेल यदि अन्य किसी से हो जाएगा, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अन्य किसी भी स्वर से हो जाए, अन्य किसी स्वर से, ठीक है, किसी भी स्वर से हो जाए तो क्या होगा, ई का या बनेगा। ये आपने दीर्घ में पढ़ा है, ये आपने यण में पढ़ा है। यानी यहाँ पर भी ई का भी दो ही नियम हुए ई के, यानी बहुत ज्यादा ई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो आ की है। आ से संबंधित आपको 7-8 नियम याद रखने, पर ई से केवल दो ही है। एक ई का मेल ई से होगा, या तो ई का मेल अन्य किसी भी स्वर से होगा तो या बनेगा। फिर हम बात करते हैं, अगला नंबर आता है ऊ का, यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ का मेल ऊ से ही होगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और ऊ का मेल यदि अन्य किसी से हो जाए, जैसा कि ई का हुआ था, अन्य किसी से हो जाए, अन्य किसी स्वर से, तो ऊ का क्या बनेगा, ऊ का बनेगा वाह। यानी इसके लिए भी दो ही नियम है। यानी आ के तो हमने मुख्य रूप से 6 नियम होते हैं आके, और उनको बढ़ा के आप 8 भी बना सकते हो। वहां 6 थे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी ई के केवल 2 नियम और ऊ के भी केवल 2 नियम। अब आगे आते हैं, क्या री से संबंधित भी कोई नियम है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि री का अगर किसी से भी मेल हो जाए, री का किसी भी भिन्न स्वर से, एक ही नियम है केवल, किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, क्योंकि री का मेल री से हिंदी में नहीं होता। री का मेल यदि किसी भी भिन्न स्वर से हो जाएगा तो री का हो जाएगा रा। यानी यहाँ पर देखो, ये भी यण से संबंधित है, ये भी यण से, और ये भी यण से, यानी ये तीनों यण संधि के हो गए, और ये आपका दीर्घ संधि का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर हम लोगों ने कितने 6 और 5 गहरा नियम पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आ का नियम हो गया, ई का हो गया, ओ का हो गया, री का हो गया। अब बात आ गई आपकी ए की। ठीक है, ए का मेल, ठीक है, ए का मेल अगर किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, भिन्न स्वर, ठीक है, किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो ए का क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ठीक है। ए का मेल यदि किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो ए का अय हो जाता है, और अय का मेल यदि किसी भिन्न स्वर से हो जाए, अय का मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो ये आय हो जाता है, ठीक है। और ओ का मेल यदि किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो ये अव हो जाता है, अव। और अगर औ का किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो ये आपका आव हो जाता है, ठीक है। तो 11 और 4 आपके 15, यानी कुल मिलाकर के 15 नियमों में आपकी पूरी स्वर संधि समाप्त हो जाती है। और इसको यदि आप बार बार पीछे जाकर के पढ़ेंगे तो बड़ी ही आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी दीर्घ संधि में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा, गुण संधि में ए ओ और अर्र की मात्रा, वृद्धि संधि में अय औ की मात्रा, यण संधि में या रा वा, और अयादि संधि में अय आय औ औ। और किस तरीके से बने हैं वो भी हमने इसके सारे आपको बता दिए हैं तरीके की, कैसे आपको इस संधि को पढ़ना है। यहाँ पर हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाती है। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि इसके बाद जो अगली क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम संधि को विस्तृत रूप से, यानी पूरा का पूरा जोड़ करके
आपको बता देंगे कि किससे कौन सा शब्द जुड़ा है और उनमें वर्णों का मेल कैसे हुआ, किस प्रकार से। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज की जो क्लास है ना, ये आप बेसिक के तौर पे एकदम से इसको पढ़ लें, अच्छे से मनन कर लें, उसके बाद हम इसमें एंट्री करें तो आपको अगली क्लास को पढ़ने में पूरा आनंद आए। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।